नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान में 3 सितंबर 2021 को जो आपको गृह कार्य प्राप्त हुआ है उसके हल पर चर्चा करेंगे। यह जो गृह कार्य है वह आपको ऊष्मा के पाठ से दिया गया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का तापमान किस युक्ति द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए, कोई भी वस्तु होती है उसका तापमान माप करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अपन तापमापी का प्रयोग करते हैं। तापमापी को अन्य शब्दों में अपन थर्मामीटर भी कहते हैं। जब हमें बुखार हो जाती है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो डॉक्टर भी एक तापमापी का प्रयोग करते हैं जिसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। तो यह सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दो तरीके से अपने शरीर के तापमान को ज्ञात करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाना जो होता है उसकी न्यूनतम परास 0 डिग्री सेल्सियस होती है और अधिकतम परास इसकी 100 डिग्री सेल्सियस होती है। फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसकी न्यूनतम परास यानी कि कम से कम तापमान वो कितना नाप सकता है, वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट को हम F से दिखाएंगे। और अधिकतम तापमान जो यह ज्ञात कर सकता है फ़ारेनहाइट तापमापी, वह 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसका तो हमें पता लग गया कि किसी वस्तु का तापमान किस युक्ति द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वह है तापमापी, जिसको अन्य शब्दों में आप थर्मामीटर भी कह सकते हैं। तो किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात करने के लिए हम तापमापी को काम में लेते हैं। इसके अलावा मैंने ये सामान्य जानकारी आपको और दी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, डॉक्टरी तापमापी की परास कितनी होती है। यानी कि डॉक्टर किसी भी व्यक्ति के बुखार होने पर, उसका तापमान बढ़ जाने पर वह जिस तापमापी का काम में लेता है उसकी परास कितनी होती है। परास का मतलब हो गया है कि उसका न्यूनतम मान कितना है, कि न्यूनतम तापमान उस तापमापी का कितना होता है और अधिकतम तापमान उसका कितना कितना होता है। तो न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो पूरा तापमान आ जाता है, यह यहाँ से न्यूनतम से लेकर और इसके बीच का तापमान जो भी है वो, और अधिकतम तापमान कितना वह ज्ञात कर सकता है। यह जो दूरी होती है तापमान के रूप में, उसको हम परास कहेंगे। तो डॉक्टरी तापमापी की जो परास है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बीच में जैसे हम बात करें कि किसी व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य तापमान है, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, बुखार नहीं है उसको, तो उसके स्वस्थ शरीर का जो तापमान है सेल्सियस पैमाने पर वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी तापमान में ये देखो 35 के बाद में 36 और फिर 37 डिग्री सेल्सियस उसके स्वस्थ होने का सूचक है। अब इसको अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखना चाहे तो यह फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने को आप फ़ारेनहाइट के लिए अपन ऐप लिखेंगे, सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में भी अपन बदल सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र होता है C-0/100। सेल्सियस पैमाना पर तापमान कितना है वो माइनस उसका न्यूनतम तापमान घटा दीजिए बट्टा इसकी अधिकतम परास सेल्सियस पैमाने की 100 होती है, बराबर F फ़ारेनहाइट माइनस इसका न्यूनतम तापमान 32 होता है और इसका अधिकतम तापमान 180 होता है। तो इस सूत्र की सहायता से सेल्सियस तापमापी पर जो तापमान है उसको हम फ़ारेनहाइट में ज्ञात कर सकते हैं, या अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो उसको हम सेल्सियस में ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ये लीजिए, अभी मैंने दोनों प्रश्न आपके जवाब आपको अभी ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया है। अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर अपन बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इसका जवाब हो गया है। चौथा प्रश्न जो है आपका, ऊष्मा के चालक पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊष्मा के चालक पदार्थ का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, यदि आप एक रोड जो होती है, लोहे की जो छड़ होती है, उसको यदि आप जैसे मोमबत्ती लगाकर गर्म करें तो इसके इस सिरे पर अपन क्या है, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद में अगर हम इस लोहे की छड़ को यहाँ पर हाथ लगाकर देखते हैं तो ये गर्म हो जाती है। यानी कि ऊष्मा का जो प्रवाह है इस सिरे से इसके अगले सिरे तक पहुंच जाता है, यानी कि इसमें ऊष्मा का चालन हुआ है।
तो ठोस में जो ऊष्मा का चालन होता है उसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे कण इसके पास में बने रहते हैं, जिस भी धातु के कणों से कोई भी छड़ बनी हुई है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं। जब अपन इसको ताप देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये कण आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर से एक कण जो है ऊष्मा को दूसरे कण को दे देता है, फिर ये पास वाले को ऊष्मा दे देता है, फिर ये पास वाले को ऊष्मा दे देता है। टक्कर के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होती है और अगले सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। तो यह जो विधि है वह चालन विधि कहलाती है, यानी कि इसमें कण अपनी जगह पर बने रहते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पास वाले कणों के द्वारा अंतिम सिरे पर स्थित कण के पास पहुंचा देते हैं। तो ऊष्मा के चालक पदार्थ अपन किसे कहेंगे? जो ऊष्मा का चालन करते हैं। तो यहां पर हम अगर ठोस की बात करें तो ठोस के लिए ऊष्मा के जो चालक पदार्थ है वह धातुएं होती है। धातुएं का मतलब हो गया, जैसे अपने खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं वह धातुओं की बनी हुई रहती है। हम बर्तन में कोई भी खाद्य पदार्थ पकाते हैं तो नीचे से अपन उसको क्या है, ऊष्मा देते हैं और बर्तन में रखा हुआ खाद्य पदार्थ पक जाता है। तो धातुओं के अंदर जैसे लोहे के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, और इसके अलावा आपके स्टील के बर्तन होते हैं। स्टील के अलावा पीतल के भी आपके पास बर्तन होते हैं। तो ये सभी धातुएं जो है ऊष्मा की चालक होती है। अब अगर अपन द्रव्य की बात करें, द्रव्य का मतलब है जैसे पानी आ गया, आपका तेल आ गया, ये भी गर्म होता है। तो इसमें ऊष्मा का चालन किस प्रकार से होता है? देखिए, जब किसी भी बर्तन में अपन पानी भरते हैं तो और नीचे से इसको ऊष्मा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बुलबुलों के रूप में, जहां अपन नीचे से इसको ऊष्मा देते हैं, बुलबुलों के रूप में बुलबुले ऊपर उठते हैं, यानी कि इसके पेंदे के पास में जो पानी के कण है वह यहाँ से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वह ऊपर उठते हैं, यानी कि वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं और ऊपर का जो ठंडा पानी है वह नीचे आता रहता है। तो यहाँ पानी के कण स्वयं चलते हैं, यानी कि यहाँ से ऊष्मा लेकर ऊपर उड़ते हैं, यानी कि कण स्वयं चल रहे हैं और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है, यानी कि ऊपर का कण नीचे आ जाता है। तो द्रव्य के अंदर क्या होता है? कण कण जो होते हैं वह चलकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा को पहुंचाते हैं। इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चालक पदार्थ की बात करते हैं ऊष्मा के चालक, तो आप पानी भी लिख सकते हैं, तेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनको गर्म करते हैं तो वो पानी से या तेल से भरा हुआ बर्तन नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि नीचे अपन ऊष्मा देते हैं तो वो ऊपर भी ऊष्मा उसमें पहुंच जाती है। अब अगर बात करें अपन पांचवें प्रश्न की, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ये लीजिए, इसके लिए भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि पात्र में हम द्रव को लेते हैं तो कण स्वयं चलकर ऊपर वाले भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। कण स्वयं चलकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि जो नीचे ऊष्मा अपन देते हैं उसको वो पूरे पात्र में पहुंचा देता है। तो इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। तो द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार से हमने पांचों प्रश्नों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अगली वीडियो में हम आपके लिए अगले हल को लेकर आएंगे। आपको 5 प्रश्न के अलावा भी मैं इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाता हूं, यानी कि आपको टॉपिक भी एक तरीके से समझाने का प्रयास मैं इसमें करता हूं। तो किताब से भी आप इस क्विज, इस गृह कार्य के जो भी प्रश्न दिए गए उनको किताब से भी पढ़े और अपनी जानकारी को और बढ़ाए। नकल जरूर करें ताकि आपकी लिखने की आदत बनी रहे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अगला हल। धन्यवाद।